डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत आज हम महासागरीय तापमान के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले वायुमंडलीय तापमान के बारे में बताया था, तो वायुमंडलीय तापमान तो हमारा जो वातावरण में टेम्परेचर रहता है उसको दिखाता है, और महासागरीय तापमान का मतलब है जो महासागर का जल होता है उसका क्या तापमान रहता है। तो जो महासागरीय जल का तापमान होता है, जैसा कि हमारी पृथ्वी पर तापमान का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य। चाहे वायुमंडलीय तापमान की बात करें, चाहे महासागरीय जल की बात करें, सभी को ऊष्मा और जो ताप की प्राप्ति होती है वो सूर्य से ही प्राप्त होती है। सूर्य से लघु तरंग के रूप में महासागरों को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को महासागरीय सूर्यताप कहते हैं। सूर्य के अतिरिक्त ताप की कुछ मात्रा पृथ्वी के आंतरिक भाग, ज्वालामुखी क्रिया और जल की दबाव क्रिया से भी प्राप्त होती है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में होती है। अधिकांश मात्रा सूर्य से ही प्राप्त होती है। तो पृथ्वी के जो स्थलीय भाग होते हैं उनकी तरह ही जो सूर्य होता है वही महासागरीय तापमान को नियंत्रित करने का और महासागरीय तापमान का स्रोत रहता है। सूर्य की किरणों का जो तिरछापन रहता है वो महासागरों के औसत ताप को प्रभावित करता है। इसीलिए निम्न अक्षांशों की तुलना में उच्च अक्षांशों में तापमान कम पाया जाता है। सूर्य की किरणें जल में बहुत गहराई की ओर प्रवेश करती हैं। इसी कारण महासागरों के जल में सतह से गहराई की ओर तापमान में विषमता पाई जाती है। तो इस तरह से हम देखें तो जब अगर हमें महासागरीय तापमान के बारे में समझना है, तो इसे समझने के लिए हमें महासागर के क्षैतिज और लंबवत दोनों ही प्रकार के तापमान को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो क्षैतिज तापमान है वो अक्षांश के आधार पर जो है वो महासागरीय जल के तापमान को दिखाएगा, और जो लंबवत तापमान है वो गहराई के आधार पर प्रदर्शित करेगा। सभी महासागरों का जो औसत वार्षिक तापमान होता है वो सतह पर 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड निश्चित किया गया है। उत्तरी गोलार्ध में 19.5 डिग्री सेल्सियस और दक्षिणी गोलार्ध में 16.1 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी विषमता के कारण जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें अत्यधिक जल के स्वतंत्र संचार होने से ऊष्मा में स्थानांतरण होता है। अर्थात हमारी पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है वो जलीय गोलार्ध है, क्योंकि अधिकांश महासागर जो हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में ऊष्मा का स्थानांतरण अधिक देखने को मिलता है। महासागरों में जो सूर्यताप होता है उस पर सूर्य की किरणों के तिरछापन, दिन की अवधि, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, वायुमंडल का स्वभाव आदि का प्रभाव पड़ता है। महासागरीय जल का जो गर्म और ठंडा होना है उसकी प्रक्रिया स्थल से भिन्न होती है। तो जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो स्थल से अधिक होती है। सागर में क्षैतिज और लंबवत दोनों ही तरह की गतियां मिलती हैं, जिनके कारण जो सागरीय भाग है उसमें ऊष्मा के संतुलन की स्थिति पाई जाती है पृथ्वी की तरह ही, लेकिन तापमान का जो विसरण है वो अलग तरीके से होता है। सबसे पहले बात करते हैं महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। कौन कौन से कारक हैं जो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला अक्षांश, जल और स्थल के वितरण में असमानता, दिन की अवधि, वायुमंडल की स्वच्छता, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सौर कलंकों की संख्या और समुद्री धाराएं। अक्षांश कैसे प्रभावित करते हैं। जैसा हम जानते हैं भूमध्य रेखा पर उत्तर और दक्षिण, यानी भूमध्य रेखा से अगर हम उत्तर में जाएंगे और दक्षिण में जाएंगे अर्थात ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तो जो सतह का जल होता है उसका तापमान घटता जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और जैसे ही हम उत्तर और दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। तो इसीलिए जो सूर्यताप की मात्रा होती है वो भी ध्रुवों पर घटती चली जाती है। भूमध्य रेखा से 40 डिग्री से उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो महासागरीय जल का तापक्रम है वो वायु के तापक्रम से कम, लेकिन 40 डिग्री से ध्रुवों के बीच अधिक रहता है। स्थल और जल के वितरण में असमानता, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है और दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है, इसलिए जो जलीय तापमान है उसमें अंतर देखने को मिलता है। दिन की अवधि, दिन की लंबाई अधिक होने पर सूर्यताप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, जिसके कारण महासागरीय जल अपेक्षाकृत अधिक गर्म होता है। इसके विपरीत अगर दिन छोटा होगा तो महासागरीय जल जो है वो कम गर्म होगा, जिससे कि उसके सूर्यताप की मात्रा को ग्रहण करने की क्षमता भी कम रहती है। तो दिन लंबा होने पर जो सूर्यताप है उसकी प्राप्ति अधिक होगी। वायुमंडल की स्वच्छता, वायुमंडल स्वच्छ होगा अर्थात मेघ रहित होगा, वर्षा कम होगी तो सूर्यताप की प्राप्ति अधिक होगी, और साथ ही साथ जो जल है वो महासागर में अधिक गहराई तक पहुंच पाएगा, जिससे कि महासागरीय जल अधिक गर्म होगा। वायुमंडल के उथलेपन के कारण सूर्यताप की कम प्राप्ति होगी तो महासागरीय जल कम गर्म होगा, क्योंकि जो वायुमंडल का उथलापन होता है, यानी अगर उसमें जलवाष्प या धूल के कण मौजूद रहते हैं तो वो सूर्य के ताप को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कि महासागरीय जल जो है वो गर्म नहीं हो पाता। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तो सूर्यताप की प्राप्ति अधिक होती है, जिसके कारण जो महासागरीय जल है वो अधिक गर्म होता है। सौर कलंकों की संख्या, पृथ्वी की ओर
सौर कलंकों की संख्या अधिक होने पर सूर्यताप अधिक और इनकी संख्या कम होने पर सूर्यताप कम प्राप्त होता है। जो कलंकों का संबंध है वो सूर्य की चुंबकीय शक्ति से है, तो ये भी महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। समुद्री धाराएं जो होती हैं वो अपने प्रवाह क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं, अर्थात जो ठंडे क्षेत्रों से धाराएं आती हैं वो जिन भी क्षेत्रों से होकर बहती हैं वहाँ के तापमान को घटा देती हैं, और जो गर्म क्षेत्रों से धाराएं आती हैं वो जिन भी क्षेत्रों से होकर के जाती हैं वहाँ के तापमान को बढ़ा देती हैं। तो इस तरीके से वायुमंडल को, जिस तरीके से वायुमंडल का कारक तापमान विभिन्न कारकों के द्वारा प्रभावित होता है, इसी तरीके से जो महासागरीय जल है उसका तापमान भी विभिन्न कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। ये मेनली डिपेंड करता है सूर्य की ताप की मात्रा पर। तो सूर्य की ताप की मात्रा पर जब ये डिपेंड करता है तो विभिन्न ऐसे कारक हैं जो कि सूर्य के ताप को प्रभावित करते हैं, जिसके आधार पर जो हमारी पृथ्वी है उस पर महासागरीय जल का तापमान जो है वो अलग अलग देखने को मिलता है। अब बात करते हैं तापमान के क्षैतिज वितरण के बारे में, यानी हम इसमें यह देखेंगे कि अक्षांशीय आधार पर तापमानों का वितरण किस तरीके से देखने को मिलता है। भूमध्य रेखा पर अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा की जो सतह है वहाँ का तापमान 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे ध्रुवों की ओर तापमान में क्रमिक जो है वो कमी आती जाती है, जो प्रत्येक अक्षांश पर 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से होता है। 20 डिग्री अक्षांश के आसपास 22 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री अक्षांश के आसपास 14 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री अक्षांश के आसपास 1 डिग्री सेल्सियस, और ध्रुवों पर तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उत्तरी गोलार्ध का अगर हम औसत वार्षिक तापमान की बात करें तो 19.4 डिग्री सेल्सियस है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का 16.1 डिग्री सेल्सियस है। अक्षांशों पे तापमान की अगर हम देखते हैं तो जैसे अक्षांशों पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड और 90 डिग्री सेंटीग्रेड, इन पे अगर हम तापमान की बात करते हैं तो 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 14 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का तापमान 19.1 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अटलांटिक महासागर का 16.91 डिग्री सेंटीग्रेड, हिंद महासागर का 17.3 डिग्री सेंटीग्रेड, लाल सागर का 39 डिग्री सेंटीग्रेड, फारस की खाड़ी का 94 डिग्री सेंटीग्रेड, बंगाली खाड़ी का 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अरब सागर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड और बाल्टिक सागर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसा कि आपको ये विश्व का चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें विश्व में जो महासागरीय जल है उसका तापमान दिखाया गया है। जो बिल्कुल काले एरियाज़ हैं, जितने भी काले एरिया इसमें दिखाए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्कुल ब्लैक एरियाज़ हैं ये सभी जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान वाले क्षेत्रों को दिखाते हैं। इसके बाद में जो चेक्स लाइन है, चेक लाइन के माध्यम से, जैसे ये जो काले एरिया के आसपास का क्षेत्र है, ये सारे जो चेक लाइन एरिया वाले क्षेत्र है ये 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड को दिखाते हैं। इसके बाद में ये जो आड़ी लाइन वाले क्षेत्र हैं ये दिखाते हैं 13 डिग्री से 22 डिग्री सेंटीग्रेड वाले क्षेत्रों को। फिर इसके बाद में जो है वो ये जो एरिया है ये वाला, ये दिखा रहा है 9 डिग्री से 13 डिग्री सेंटीग्रेड को। नीचे ये अंटार्कटिका महाद्वीप वाला क्षेत्र है, जिसमें तापमान जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। और लास्ट में डॉटेड लाइन के माध्यम से, यानी उत्तरी गोलार्ध में, जहां आप ऊपर देख सकते हैं विश्व लिख रहा है, वह एरिया पूरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान वाले क्षेत्र को दिखाता है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे एक सारणी दी गई है जिसमें कि अक्षांशों के आधार पर जो आंध्र महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, जो हमारे मेन 3 महासागर हैं, उनका तापमान अक्षांश के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होता रहता है। तो तीनों ही महासागरों की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 0 से 10 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश वाला एरिया है उनमें सबसे ज़्यादा तापमान जो है वो इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं तापमान के लंबवत वितरण के बारे में। सागर का जो सर्वाधिक तापमान होता है वो उसकी सतह पर मिलता है, और सतह से जैसे जैसे गहराई की ओर जाएंगे तो तापमान में कमी आती है। ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य की किरणें सतह पर ज़्यादा पड़ती हैं और जल के अंदर जैसे जैसे आती है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं जल जो है वो स्थल की अपेक्षा देरी से गर्म होता है, तो उसे गर्म होने में टाइम लगता है। साथ ही साथ गहराई बढ़ने जाने के साथ साथ जो सूर्य की किरणें हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो भी डाउन होता जाता है, तो इसीलिए सूर्य का प्रभाव गहराई में कम और सतह पर ज़्यादा देखने को मिलता है। सूर्य की किरणें जो है वो 200 मीटर की गहराई तक ही जल में प्रवेश करती हैं, तो 20 मीटर की गहराई तक सूर्य की किरणें गर्म करने में अधिक प्रभावकारी होती हैं और उसके बाद में धीरे धीरे इनका प्रभाव कम होता है। जैसा कि हम बात करें कि 10 फैदम की गहराई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो टेम्परेचर लगभग जो रहता है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 पे 10, 50 पे 7.2, 10 फैदम पे 2.5, 15 फैदम पे 2.0 और 22 फैदम पे 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। नीचे यही तापमान जो है वो फ़ारेनहाइट के माध्यम से दिखाया गया है, क्योंकि ताप मापने की 2 इकाइयाँ होती हैं, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों तक जाते हैं तो गहराई की ओर में तापमान में गिरावट आती है, जिसकी दर असमान होती है। सागर नितल का तापमान सभी क्षेत्रों में समान होता है। भूमध्य सागर पर गहराई के अनुसार तापमान की कमी की दर जो होती है वो अधिक होती है, जबकि ध्रुवों में ताप घटने की दर जो होती है वो कम होती है। उच्च अक्षांशों में बंद सागरीय क्षेत्रों में तापीय प्रतिलोमन की स्थिति पाई जाती है, अर्थात सतह पर ताप कम होता है जबकि गहराई में ताप अधिक होता है। वैसे सागर जो उष्ण क्षेत्रों में होते हैं यानी गर्म क्षेत्रों में होते हैं तथा अन्य सागर या भारी क्षेत्रों से जल का मिश्रण उनमें नहीं होता है, तो वहाँ गहराई पर तापमान अधिक पाया जाता है। जैसे कि इस क्षेत्र में हम बात करें तो इसमें आता है लाल सागर, सारगेसु सागर और भूमध्य सागर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि महासागरों का जो तापमान है वो तापमान को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न कारक हैं उनकी अंतरक्रिया का ही परिणाम है। अब हम बात करते हैं महासागरीय ऊष्मा बजट के बारे में। जैसे हमारी पृथ्वी का ऊष्मा बजट होता है, इसी तरीके से जो महासागरीय जल होता है उसका भी ऊष्मा बजट होता है। जैसा हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है और जो महासागर है उनमें के लिए ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। तो सूर्य से जो लघु तरंगें हैं उनके रूप में सौरिक विकिरण आते हैं और समुद्र तल पर लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से ये आते हैं। इसका पृथ्वी की वायुमंडल एवं पृथ्वी के स्थलीय और सागरीय भाग के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। पृथ्वी का स्थलीय एवं सागरीय भाग सौरिक ऊर्जा के जिस मात्रा का अवशोषण करता है उसके बराबर ही ऊर्जा अंतरिक्ष में लौटा देता है। इस तरीके से सागरों को जो ऊष्मा प्राप्त होती है और जो उत्सर्जित ऊष्मा है उसकी मात्रा बराबर हो जाती है, अर्थात महासागर के जल जितनी ऊष्मा सूर्य से प्राप्त कर रहे हैं उतनी ही वापस जो है वो भेज भी रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सूर्य से ऊष्मा प्राप्त हो रही है और जो महासागरीय जल से वापस बाष्प के रूप में जो ऊर्जा वापस जा रही है, तो ये दोनों संतुलन आपस में बने रहते हैं। इसी को ही हम महासागरीय ऊष्मा बजट कहते हैं। ऊष्मा बजट की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी जटिल होती है, क्योंकि सूर्य और जो पृथ्वी होती है उसके बीच में ऊष्मा का अवशोषण और उत्सर्जन जटिल प्रक्रियाओं से निर्धारित होता है। इसी कारण पृथ्वी की ऊष्मा बजट के आंकड़ों में विभिन्न जलवायु वेत्ताओं के मतों में थोड़ी सी जो है वो भिन्नता देखने को मिलती है। तो अगर हम पृथ्वी के ऊष्मा बजट की बात करते हैं या महासागरों के ऊष्मा बजट की बात करते हैं तो इसमें मेनली एक ही चीज़ सामने आती है कि जितनी मात्रा में सूर्य की किरणें हमें ऊष्मा दे रही हैं, इस पृथ्वी को ऊष्मा दे रही हैं, जल को ऊष्मा दे रही हैं, उतनी ही मात्रा में जो है वो इस वायुमंडल में वापस जो है वो सौरिक ऊर्जा लौटाई जाती है। महासागरों का जो क्षेत्रफल है वो पृथ्वी के 71% भाग पर है और सूर्य की जो ऊर्जा है जो पृथ्वी की ओर आती है उसका लगभग 71% भाग महासागरों को प्राप्त होता है। इसी के बराबर मात्रा महासागर अंतरिक्ष में वापस लौटा देते हैं, अर्थात उत्सर्जित कर देते हैं। पृथ्वी सौर ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करता है और विभिन्न प्रक्रियाओं से 51% ऊर्जा ही उत्सर्जित करता है। 51% को अगर हम 100 इकाई मान लें तो इसका 71% महासागर प्राप्त करता है और इसी के बराबर मात्रा जो है वो उत्सर्जित कर देता है। यानी अगर हम इसे मोटे तौर पर समझें तो जैसे कि 100% ऊष्मा हमें सूर्य से प्राप्त हो रही है, अब प्रवेशी सौर विकिरण की मात्रा कितनी होगी 100%, और प्रकीर्णन और परावर्तन के द्वारा ऊर्जा का क्षय अर्थात पृथ्वी पर आने से पहले ही जो ऊष्मा वापस लौट जाती है वो है 35%, वायुमंडल के द्वारा अवशोषण होता है 14%, पृथ्वी को कितनी प्राप्त हो रही है 51%। अर्थात ये मैंने आपको पृथ्वी के ऊष्मा बजट में भी पढ़ाया था कि हमारी पृथ्वी मेनली 51% जो है वो ऊष्मा प्राप्त कर रही है। अब ये जो पृथ्वी को 51% ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इस 51% ऊर्जा को हम 71% भाग जो है वो सूर्य की ऊष्मा बजट के रूप में मान सकते हैं। अर्थात ये जो 51% ऊष्मा है उसमें से ही हमारा जो महासागर है, क्योंकि महासागर हमारे धरातल पर 71% भाग पर फैले हैं, तो ये जो 51% भाग है इसी हम 100% भाग मान के चले, जो कि बाद में वाष्पोत्सर्जन की क्रियाओं के द्वारा वापस जो है वो लौटा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो 51% ऊष्मा है यही हमारे महासागरों के लिए 71% ऊष्मा के रूप में कार्य करता है। तो इस तरीके से ये हमारा महासागर का तापमान था जिसके विभिन्न कारक, इसका क्षैतिज लंबवत वितरण मैंने आपको पढ़ाया और महासागरों के ऊष्मा बजट के बारे में भी मैंने आपको इसमें बताया। अब जो अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।